नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे उन 5 सीटों की जिन पर उपचुनाव होना है। राजस्थान की 5 सीटें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अलग-अलग मायनों में चुनौती बनी हुई हैं। फिलहाल लोकसभा के चुनाव से अगर हम इसको जोड़ के देखें, उसके परिणाम से इसको जोड़कर देखें तो इन पाँचों सीटों पर इंडिया गठबंधन का कब्जा रहा। लेकिन अब बीजेपी चूँकि ये पाँचों सीटें हार चुकी है, लोकसभा में 25 का उसका हैट्रिक का जो सपना था वो पूरा नहीं हो पाया। 11 सीटें इंडिया गठबंधन के हाथों में चली गईं। ऐसे में उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती ये बन पड़ा है। लेकिन इन 5 सीट में भी जिनको प्रभारी के तौर पर लगाया गया है या फिर जिनका वहाँ पर वर्चस्व माना जाता है, क्योंकि वर्चस्व की लड़ाई में अभी-अभी हाल ही में एक इस्तीफा भी हुआ है। तो क्या ये वर्चस्व की लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के लिए इस बार पहले से ज्यादा मुखर होती हुई नजर आएगी? और अलग-अलग सीटों का हल्का-हल्का सा विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। इन पांचों सीटों में सबसे ज्यादा चुनौती और सबसे बड़ी चुनौतियां किस मायने में किसको कहां नजर आ रही हैं, इसको लेकर आज हम खास खबर में बात करेंगे। हमारे साथ पैनल जो जुड़ा हुआ है, सबसे पहले उन सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ बीजेपी से शैलेश कौशिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ करणवीर जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। श्याम जी, 5 सीटों पर उपचुनाव, इन 5 में अगर हम लोकसभा चुनाव से अगर हम इसको जोड़कर देखें तो पाँचों पर बीजेपी को चुनौती जाती हुई नज़र आ रही है। एक-एक सीट को लेकर हम अलग से विश्लेषण तो करेंगे, लेकिन अगर हम इन सबको कंपाइल करते हुए देखें, नाक का सवाल बना हुआ है दोनों राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि 5 सीटें अगर कांग्रेस के पास है तो वो अपनी जीत को बरकरार रखना चाहेगी। वो ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उनका असर खत्म हो गया है चुनाव खत्म होते ही लोकसभा चुनाव में, अभी विधानसभा चुनाव में भी उनका असर है और वो उस ताकत के साथ विधानसभा में भी अपने आप को और ज़्यादा बहुमत के साथ वहाँ पर अपनी आवाज़ को बुलंद कर सके। बीजेपी के लिए इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि पिछली बार भी उनके खाते में ये सीट नहीं थी। इस बार भी अगर उनके खाते में ये सीट नहीं रही है और ये तब है जबकि तीसरी बार मोदी की सरकार बनी है सेंट्रल में। देखिए प्रभात जी, उपचुनाव ये तो बात सही है कि सत्ताधारी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती का विषय है। और पहले भी जब ये पांचों सीटें ऐसी है जहां पर बीजेपी जीती नहीं थी पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखें तो बीजेपी ने इनको ए ग्रेड वाली सीट मान रखा था। तो ऐसी स्थिति में अभी सपने फिर देखने लगे हैं कि हम तो पांचों की पांचों सीटें जीतेंगे। तो सपने देखने का तो अधिकार है, लेकिन आप वास्तविक स्थिति को भी देखो कि आप जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे। पहले भी मैं कहता था कि देखिए आप मेरे 25 की 25 जीतेंगे, हम तो कोई हारेंगे नहीं। मैं उस वक्त भी कहता था देखिए कि आप बड़बोलापन जिस तरह की स्थितियां करते हो उससे होने वाला कुछ नहीं है। इस बार भी देखिए आप किस आधार पे कह रहे हो कि हम जीतेंगे सीटें। तो आप पहले ही 2 उपचुनाव हार चुके हो। सबसे पहला उपचुनाव आपने देखिएगा कि मंत्री बना के चुनाव हारा करणपुर में। उसके बाद आपने देखिए बांसवाड़ा के अंदर बागीडोरा की सीट थी, उसको चुनाव हारा। 2 तो उपचुनाव आप हारे हैं। अब देखिएगा कि अब 5 उपचुनाव, अभी तो देखिएगा कि निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। और ये भी बात सही है कि जिस प्रकार की स्थितियां है, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, तैयारी करने का अधिकार सबको है। सीट किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर तो 3 सीटें तो ऐसी है जहां पर कांग्रेस स्पष्ट रूप से जीती थी। और वही उनके पारिवारिक तरीके से अब किसको वो टिकट देंगे किसको नहीं देंगे, ये निर्णय करने का अधिकार देखिए सब जगह जो सांसद जीते हैं उनको उन्होंने पार्टी का जो समिति बनाई है उसमें उस मेंबर बनाया है। और निश्चित रूप से देखिएगा कि बीजेपी ने भी प्रभारी बनाया है, लेकिन अंतर कलह बरकरार है। जो या मुझे नहीं पता है किस तरह की स्थिति है, शैलेश जी को पता होगा कि क्यों इस्तीफा दिया और क्यों आज वो देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मिले। वो कह रहे हैं मेरी गुफ्तगू जो हुई है मैं बताना नहीं चाहता किस प्रकार की बातें हुई है, और मुझे 10 दिन बाद फिर बुलाया है। क्या उनके भाई के लेकर के कोई फैसला हुआ है क्या? वो कहाँ से लड़ाएंगे? वो दौसा से लड़ाएंगे या देवली उनियारा से लड़ाएंगे? दोनों ही जगह एक बड़ा अलग तरह की स्थितियां बनी हुई है। अब निश्चित रूप से अगर ये विवाद का विषय रहा तो जिस प्रकार से पहले चुनाव हारे, ये चुनाव को हारने में तो बीजेपी को तो देखिएगा, हाँ बीजेपी 1 या 2 सीट जीत सकती है अगर स्ट्रेटेजी ढंग से बना है। बाकी तो देखिएगा कि हनुमान बेनीवाल का सीट का जीत पाना मुझे लगता है चुनौती वो कांग्रेस को सहारा लिए रहेगा। कांग्रेस को धोखा भी देगा नहीं कि कांग्रेस मेरे साथ रहे, कम से कम मैं उसको अपनी पत्नी के सहारे वो चुनाव जीतेगा। उस तरह जीतने का प्लान बना रहा है, जीतने की कोशिश भी करेगा। उधर राजकुमार रोध जो उनकी 84 की सीट है वो निश्चित रूप से अभी क्योंकि वो सांसद चुन के गए हैं, वो ऐसे प्रतिनिधि को वहां से खड़ा करेंगे कि वो चुनाव उनके कब्जे में आ जाए कि महेंद्रजीत मालवीय को हरा चुकने के बाद उनकी बागीडोरा की सीट के ऊपर भी अगर बाप पार्टी कब्जा कर लेती है तो दोनों ही पार्टी के लिए चुनौती है वहां तो मान बिल्कुल। के चलिएगा।
और दौसा की बात करें, दौसा के अंदर देखिएगा कि अभी अरुण चतुर्वेदी पता नहीं कहाँ से सपने देख रहे कि मैं चुनाव लड़ लूंगा तो वहां से जीत जाऊंगा। या देखिएगा कि कांग्रेस से भी महेश शर्मा है जो कि वैश्य समाज के जो क्या वो विप्र बोर्ड के अध्यक्ष बने थे, वो भी सपना देख रहे कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। और बाकी के देखिएगा कि वो तो निहारिका भी चुनाव लड़ना चाहती है या उनकी पत्नी को चुनाव लड़ना चाहते हैं। वो अपना फैसला कांग्रेस करेगी जिस तरह से। अब नरेश मीणा कहाँ से चुनाव लड़ेगा मुझे नहीं पता, कहाँ से यहाँ से लड़ेगा या देवली उनियारा से लड़ेगा। लेकिन बीजेपी में ये भी कहते हैं कि विक्रम अभी जो चुनाव पहले लड़ा था कांग्रेस के बागी होकर चुनाव लड़ा था, वो आजकल बीजेपी में वो भी दावेदारी कर रहा है। निश्चित तौर पर एक वहां पर बंसल है, विजय बंसल, जो कि देखिएगा इनके जयपुर के प्रभारी भी रहे वो कुछ दिन और उनकी जिला प्रमुख पत्नी भी है। वो भी वहां पर टिकट मांग रहे हैं। अब टिकट किसको बीजेपी देगी किसको नहीं देगी ये तो ये जाने। लेकिन हरीश मीणा क्या अपने पुत्र को चुनाव लड़ाएंगे क्या? एक बहुत कशमकश की स्थिति निश्चित। और झुंझुनू में तो बात करें, झुंझुनू में तो देखिएगा ओला परिवार का आधिपत्य है और वो बेटे को चुनाव लड़ाएंगे या पत्नी को चुनाव लड़ाएंगे वो तो वो जाने। अभी ये किसको चुनाव लड़ाएंगे? अभी देखिएगा कि जो सांसद चुनाव आ रहे हैं वो उनकी उनकी पुत्र वधु भी चुनाव देख रही है, वो भी देख रहे हैं। तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने वाले ज्यादा है। अब वो तय करना है बीजेपी को और कांग्रेस को कि किसको चुनाव लड़ा जाए। वहां तो पारिवारिक स्थिति से और सचिन पायलट निश्चित रूप से अहम भूमिका निभाएंगे। हाँ, गोविंद सिंह डोटासरा ने निश्चित तौर पर वहां पर प्रभारी नियुक्त कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन फैसला करने का अधिकार मेरे को लगता नहीं कि वो दिल्ली में होगा। और दिल्ली में तो जैसे सचिन पायलट ने पार्लियामेंट में फैसला कराने में सफल हो गए, अब किस तरह से सफल होगा प्रभात जी, एक बहुत बड़ी चुनौती बिल्कुल निश्चित सही तौर बात पर। है। और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती लग रही है फिलहाल तो अभी और कांग्रेस के लिए इसकी चुनौती है कि वो अपनी जीत को कैसे बरकरार रखे। खैर मैं शैलेश जी आपके पास आना चाहूंगा। देखिए पिछले अगर हम 10 साल का रिकॉर्ड चलिए देख चलते ज्यादा पीछे नहीं चलते क्योंकि असर अगर हम देखें कि थोड़ा सा लोगों के जहन पर असर रहता है। 2 बार उपचुनाव हुए हैं और दोनों बार बीजेपी को वो अपेक्षित सफलता नहीं मिली। उपचुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। आप अब किस महीने में अपने आप को इतना मजबूत मान रहे हैं उपचुनाव में कि इस बार आप पिछली बार के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देंगे? ना सिर्फ पिछली बार का 10 साल का रिकॉर्ड ध्वस्त करेंगे बल्कि लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद आप अपने आप को मजबूती से साबित कर पाएंगे। आप विधानसभा चुनावों में जो कांग्रेस का कमबैक हुआ है क्योंकि पिछली बार से जो सीटें थी उसमें उस मुताबिक विपक्ष का जो दायरा था वो बढ़ा है आपके सदन में। अब इन 5 सीटों पर उपचुनाव को लेकर सबसे ज्यादा मजबूती आपको कहाँ नजर आ रही है? क्या पांचों सीटें आप मजबूत समझ रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कहीं चुनौती आपको मिल रही है? देखिए प्रभात जी, जी। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर चुनाव को गंभीरता से लेती है। चाहे वो उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या पंचायत का चुनाव हो। अभी हाल ही में पंचायतों के उपचुनाव हुए थे और नगर पालिका के हुए थे। हमने उसी गंभीरता के साथ लड़ा और उनमें हमने कांग्रेस से अच्छा बेहतर प्रदर्शन किया और अच्छी सीटें जीती। तो चुनाव हमारे लिए जिस तरीके से लड़ते हैं, पूरी गंभीरता के साथ लड़ते हैं, पूरी शिद्दत के साथ लड़ते हैं और पूरी योजना के साथ लड़ते हैं। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव में जो परिणाम आए वो हमारे अनुकूल नहीं हुए और इसलिए आपको ध्यान होगा कि हमारे द्वारा लगातार उन विषयों पर समीक्षा की गई। कहाँ हम कमजोर रहे, क्या हमारी कमजोरी नहीं। इसी संदर्भ में जैसे ही उपचुनावों में भी समय, लेकिन आप देखिए इस माननीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी द्वारा और विजय राठकर जी जो प्रभारी हैं उनके द्वारा लगातार बैठकों का आयोजन किया गया और निचले स्तर तक के कार्यकर्ताओं को, उसमें विधानसभा प्रभारी, जिला प्रभारी, जिले के पदाधिकारी, उनके जो मंत्री हैं उस जिले से आने वाले, प्रदेश के पदाधिकारियों जिलों से, सबकी अलग अलग विधानसभा वाइज बैठक की। लगातार हर उस कारण पर जिस कारण से हम उस जगह कमजोर रहे उन पर विचार विमर्श किया और एक तय किया गया कि निश्चित शिद्दत के साथ पूरे जोश खरोश के साथ चुनाव को लड़ेंगे। और उसी की परिणति ये रही कि आप देखिए जब प्रभारी लगाए गए हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा, तो आप देखिए कि उनमें लगातार उन सभी वरिष्ठ नेताओं का, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे प्रदेश के वर्तमान मंत्री हो, पूर्व मंत्री हो, विधायक हो, प्रदेश के पता, सबका समावेश किया गया। हर इस परिस्थिति की सीट के, चाहे वो जातिगत आंकड़े हों, चाहे वहां की परिस्थितियां हों, चाहे और कोई स्थितियां हों, उन सबको करते हुए प्रभारी लगाए गए। भारतीय जनता पार्टी हर परिस्थिति में इस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के साथ निश्चित रूप से विजय हासिल करेगी। ये मेरा आकलन है और ये मेरा कहना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को गंभीरता के साथ लड़ती है। चलिए बड़ी अच्छी बात है। पूरा जो मंथन आपने किया है उस मंथन का ये निचोड़ निकल कर आए कि वो मंथन कामयाब रहा। खैर करणवीर जी, अभी पांचों सीटों को लेकर आप तो उत्साहित है लेकिन अभी भी ये कहा जा सकता है कि चुनौतियां कम नहीं है। चाहे आप ये कहें कि इंडिया गठबंधन के साथ आपने मिलकर उपचुनावों में चाहे जीत दर्ज की हो, लोकसभा चुनाव का जो उत्साह है वो अभी तक आपके चेहरे पर बना हुआ है। लेकिन अभी भी कांग्रेस के लिए
इन पांचों सीटों में देखिए मैं आपको बताऊं, अभी खींवसर और चौरासी जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं इन दोनों जगहों से, बाकी के लिए भी आप बोलिएगा, इन दोनों सीटों से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि गठबंधन के साथ वो तभी आगे बढ़ेंगे जब वो अपने लोगों के साथ चर्चा कर लेंगे। आपको लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस अपनी तरफ से प्रत्याशी उतारेगी? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबले को रोकने के लिए आपको इधर खींवसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको आरएलपी के साथ अपनी बात को थोड़ा सा पुश करना होगा। इधर अगर हम रोद की बात करें तो वो अपनी सीट खाली करके गए, लेकिन क्या कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ कांग्रेस के साथ मिलकर वो कांग्रेस के प्रत्याशी को वहां पर स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे? तो चुनौतियां तो आपके लिए भी कम नहीं है, कम से कम 2 सीटों पर तो मान ही ले अगर हम प्रत्याशियों के चयन को लेकर बात करें तो। प्रभात जी, जिस तरह का उपचुनाव आने वाला है और कांग्रेस पार्टी उस चुनाव के लिए तैयार है, गठबंधन के साथ हमारा अलायंस है, उस अलायंस के साथ आगे बढ़ने वाली है कांग्रेस और आगे उन मुद्दों को लेके जाने वाली है जिन झूठे बातों का पुलिंदा बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उसके आते ही आपने उनका बानगी आपने देख ली। 2 उपचुनाव हो चुके, अभी श्याम सुंदर जी बता रहे थे, तो उनका रिजल्ट आपके सामने है। लोकसभा चुनाव के अंदर जिस तरह का मैंडेट राजस्थान की जनता ने दिया है, वो भारतीय जनता पार्टी कलई को खोलने में बिल्कुल साबित होगा। 6 महीनों के अंदर इन्होंने परिक्रमा और दिल्ली की हाजिरी लगाने के अलावा कोई दूसरा काम किया नहीं है। तो प्रदेश की जनता भली भांति ये जानती है और अब तो आप देखिए दौसा के अंदर किरोड़ी लाल मीणा जी ने भी गिव अप कर दिया है। उन्होंने भी कह दिया है कि मैं इस झूठ के पुलिंदा को ज्यादा दिन तक नहीं डह सकता। नहीं, मेरे पे उन्होंने झूठ का पुलिंदा नहीं कहा। देखिए ये आप इंटरप्रेटेड ना करें। मैं देखिए इसलिए उन्होंने कहा है कि मैंने एक बात कही और उस बात पर अगर मैं सही साबित नहीं हो पाया तो प्रभात जी, झूठ का पुलिंदा यूं है कि इन्होंने वादे बहुत बड़े बड़े करके आए थे। इन्होंने 70,000 नौकरियों का उनकी बात उनके नाम से आप थोड़ी कोट कर पाएंगे कि उन्होंने नहीं कहा। उनका सारांश यही है, उनका सारांश यही है। सभी चीजें मन मुताबिक नहीं कह सकते, वो भी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, पर उन्होंने बता दिया कि मैं तो 2 महीने पहले इस्तीफा दे चुका हूं या 1 महीने पहले इस्तीफा दे चुका हूं, इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा रहा। परंतु कहीं ना कहीं उनको इस चीज का आभास बहुत पहले हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोलकर सत्ता में आसीन होना चाहती है और राजस्थान की जनता को यह कतई स्वीकार नहीं है। इसका नजराना, इसका एक प्रदर्शन राजस्थान की जनता ने कर दिया है। अब बात आप कर रहे हैं 84 और जो खींवसर है, यहाँ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। हमारी समितियां तय हो चुकी है, 4 समितियों के सदस्य बनाए गए हैं। वो वहां से नाम सर्च करेंगे, वहां बातचीत करेंगे इंडिया अलायंस के गठबंधन घटक दलों के साथ। झुंझुनू के अंदर है, दौसा के अंदर है, उनियारा के अंदर है। यहाँ लगातार जो पैनल है वो तैयार किया जाएगा और जनता से जुड़ा हुआ, जनता के मुद्दों को उठाने वाला नाम उभर के आएगा। कांग्रेस पार्टी हमेशा संविधान के अनुसार चलने वाली है, वहां संवैधानिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है। उस संवैधानिक प्रक्रिया के तहत नाम आगे आएंगे। ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, इन सभी की पैरवी से नाम जुटाए जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उसकी तैयारी कर रही है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह वो प्रत्याशी नहीं उतारते हैं तो क्या अपनी तरफ से भी प्रत्याशी उतारेंगे आप? प्रभात जी, अभी इन चीजों पे राय स्पष्ट करना उचित नहीं है। अभी हमारी बातचीत चल रही है, उतारना नहीं उतारना ये भविष्य की गर्द में है और कांग्रेस पार्टी हमेशा से गठबंधन का धर्म निभाती आई है। भारतीय जनता पार्टी की तरह पार्टी को खत्म करने की ओर नहीं अग्रसर है। यहाँ तो पार्टी के टुकड़े कर दिए जाते हैं। जैसे आप शिवसेना के देख लीजिए, आप अन्य चाहे एनसीपी की देख लीजिए, इस तरह का काम कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, उस गठबंधन का सम्मान कर रही है। और जो मैंडेट इसमें तो जिस पार्टी की टूट हुई है उसकी भी तो कमजोरी है ना कि वो अपने विधायकों को, अपने नेताओं को साथ नहीं रख पा रही है। दूसरे को मौका मिला, उसने तोड़ दिया। तोड़ने के लिए किस तरह का टूल इस्तेमाल किया जा रहा है उस पर भी ध्यान देने वाली बात है। किस तरह से आप तोड़ रहे हो, क्या प्रलोभन देकर तोड़ रहे हो आप, ये भी आप आप जिन पे कोई खामी है तभी तो टूल का हिस्सा बनेगा। आप बताइए, अजीत पवार के ऊपर इतने बड़े बड़े ईडी के आरोप लगते हैं, घोटालों में वो घिरे जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर आते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल के साफ सुथरे हो जाते हैं। तो ये नहीं चलेगा ना। आप डरा रहे हैं, डरा के आप फिर उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये तो देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से प्रेशर लगा के पार्टियों को तोड़ने का काम करती है और उसका खामियाजा इनको आने वाले समय भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से इनके पार्टी के मंत्री टूट रहे हैं, जिस तरह से 2 मंत्रियों का इस्तीफा हुआ है, वो भी गौर करने वाली बात है। सुरेंद्र पाल टीटी जी का भी इस्तीफा मान लीजिए आप, किरोड़ी लाल जी का भी इस्तीफा हुआ है। तो ये दोनों इस्तीफे बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी कथनी और करनी में अंतर स्पष्ट है इनके। चलिए ठीक है, देखते हैं कितना असर होता है। श्याम जी, पिछले कुछ चुनावों में कुछ तो उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको टिकट मिलेगा और कुछ ऐसे थे जिनको टिकट तो मिला लेकिन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए।
कई नाम ऐसे हैं, क्या आपको लगता है कि उन नामों को इस बार मौका दिया जाएगा? चाहे अगर हम बीजेपी की तरफ देखें तो बीजेपी में सतीश पूनिया, या फिर हम एक पदार्पण जो है खींवसर के बेटे धनंजय, जिनको अभी हालाँकि खेल में तो उनका एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब सक्रिय राजनीति में उनकी एंट्री। इसके अलावा इधर बेनीवाल की जो पत्नी है या फिर उनके भाई की बात करें। इसके अलावा अगर हम महेंद्रजीत सिंह मालवीय जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बने थे, या फिर ज्योति मिर्धा वो भी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का हिस्सा बनी थी। क्या आपको लगता है कि इन सबको इस बार मौका दिया जाएगा? क्या रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल? देखिए प्रभात जी, क्योंकि ज्योति मिर्धा तो चुनाव लगातार हार रही है, फिर हारने के लिए खड़ा कर दे तो कर भी सकती है, क्योंकि अगर हनुमान बेनीवाल की पत्नी चुनाव लड़ेगी तो ज्योति मिर्धा को फिर खड़ा करे। ज्योति मिर्धा वापस से आ गई है चुनाव हारने के बाद, कहने लगी है कि भाई हनुमान बेनीवाल मेरी पार्टी में आने की कोशिश कर रहा है, जबकि वो देखिएगा वो पार्टी बदलती रहती है हनुमान बेनीवाल। आप देखिएगा निश्चित तौर पर राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में निर्णय बड़ा अलग तरह का होना है। देखिएगा बार बार देखिएगा, मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि हम वहां जीत तो सकते नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं क्या हो। अब देखिए चौरा आपने देखिए इससे पहले जब आपने डूंगरपुर बांसवाड़ा या उसकी बात करें बागीडोरा की, आपने जो धर्म निभा दिया, उन्होंने माना ही नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। लेकिन अब की स्थिति में अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए देखिए भारतीय आदिवासी पार्टी निश्चित रूप से चुनौती बनेगी आगे। अभी चाहे भले कुछ भी कहें कि हम जीतेंगे, वहां पर जो स्थितियां बन रही है, जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, बहुत कठिन स्थितियां पैदा होगी। अब देखिए बार बार बात आ रही है, देखिए कहा कि देखिए आप भी तो पारिवारिक दृष्टि से हरीश मीणा के बेटे चुनाव लड़ेंगे या उनके बड़े भाई चुनाव लड़ेंगे, नमोनारायण मीणा, अभी कुछ तय नहीं है। और या निश्चित रूप से देखिएगा कि फिर वहां पर भी और भी लोग तैयार भी हो रहे हैं कि भाई देखिएगा कि अब ये तो क्या अभी तक ये तय नहीं कर पा रहे विजय बैंसला को चुनाव लड़ाएंगे या सुनीता बैंसला को चुनाव लड़ाएंगे या कोई नया उम्मीदवार लाएंगे। अभी उम्मीदवारों के लेकर भी बीजेपी में कशमकश है, किस तरह से निर्णय होगा क्या होगा ये तो क्योंकि पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। ये तो केवल सिफारिश कर पाएंगे। अब क्योंकि 13 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक हो रही है, 8,000 लोग आ रहे हैं। अब देखिएगा निश्चित तौर पर जिस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि आप 10 साल में उस स्थिति को सुधार पाने में सफल नहीं हो पाए थे जहां पे उपचुनाव होंगे, वहां कैसे चुनाव लड़ोगे, क्या करोगे। अभी देखिएगा निश्चित रूप से जिस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में जो मिली है निराशा और हताशा जो कार्यकर्ताओं की को मिली है, और जिस तरह से चुनाव हारे, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने खड़ी हुई है। और बीजेपी दौसा से चुनाव, हम कह रहे हैं कि भाई अभी तो मैं देख रहा था कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी लगे हुए हैं कि उनको चुनाव वो तैयारी कर रहे हैं। देखिएगा कि मैंने देखा था पिछले दिनों जब बीजेपी के सत्ता और संगठन में दोनों में विवाद था, तो वो सत्ता के साथ बैठे हुए थे बीजेपी का वो क्या सीएमओ में। देखिए जब सीएमआर में कार्यक्रम हो रहा था तो देखिए अरुण चतुर्वेदी बैठे हुए थे मुख्यमंत्री जी के साथ, और प्रदेश का कार्यक्रम अलग हो रहा था जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो कार्यक्रम बना था। तो अभी तक इनके बीच में भी सत्ता और संगठन के बीच में समन्वय पूरी तरह से मैं तो मानता हूँ हो नहीं पाया। आजकल प्रदेश अध्यक्ष अलग चलते हैं तो सरकार के मुख्यमंत्री अलग चलते हैं। अब ये क्यों आपस में समन्वय बैठा करके क्यों नहीं एक हो रहा है। अभी तक मैं तो एक बार देखा, बस एक फोटो जरूर देखी कि दिल्ली में जब लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे तो मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी देखा, राजेंद्र राठौड़ को भी देखा, और आपके देखिएगा कि मुख्यमंत्री जी को भी एक साथ देखा। बाकी मैंने अब क्यों एक साथ नहीं बैठ पा रहे, क्यों एक साथ बातचीत नहीं हो पा रही, एक चिंता का विषय बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर है। उसे खत्म किए जाने की जरूरत है। किस नेता के माध्यम से होगा। वसुंधरा राजे नाराज रहेंगी क्या अभी जिस प्रकार से बैठी। सतीश पूनिया को बिल्कुल टिकट नहीं दिया जाएगा कहीं से भी, मैं मान के चलता हूँ। और न ही राजेंद्र राठौड़ या अब उनके पुत्र की बात कर रहे हो, वहां कहाँ अब देखिएगा झुंझुनू में उनका क्या लेना देना। झुंझुनू में किस अधिकार के ऊपर मांगेंगे। क्योंकि देखिएगा जो सांसद चुनाव आ रहा है या तो खुद चुनाव लड़े या वो कहेंगे कि भाई मेरी तो पुत्रवधु जो कि है उनको उनके बात हो रही है कि देखिएगा उनको दिया जाए। या देखिएगा सूरज पहले जो सांसद हुआ करती थी जो वो भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो बड़ी कसमकश की स्थिति बहुत ज्यादा बनी हुई है बीजेपी और कांग्रेस में। टिकट तय करने को लेकर के बहुत बड़ी चिंता का विषय और चुनौती दोनों पार्टियों के सामने। नाम काफी सारे हैं लेकिन तय कर पाना बड़ा भारी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। शैलेश जी, बीजेपी के लिए एक नई चुनौती ये भी है कि खैर कांग्रेस तो उनके सामने चुनौती के तौर पे है ही, लेकिन जो संगठन है, आप स्थानीय संगठनों के नाम पे अगर हम बात कर लें तो
जैसे आरएलपी की बात करें या फिर बीएपी की बात करें, एक तो ये चुनौती, ये तो सामने की चुनौती हुई, लेकिन अंदर खुद आपकी चुनौती है। एक नाम का जिक्र अभी श्याम जी भाई साहब ने भी किया, लेकिन इसके साथ ही जो आपके संगठन के जो पदाधिकारी हैं, जैसे मैं एक उदाहरण दूंगा दौसा का। दौसा के जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, मेरे ख्याल से कसाना उनका नाम है, उन्होंने ये लोकसभा चुनाव थे उस दौरान भी और उससे पहले भी आपत्ति दर्ज करवाई थी वहां के वर्तमान जिलाध्यक्ष और उनके पूरा जो कार्यकारिणी थी उसको लेकर कि वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे और इसकी वजह से हो सकता है कि परिणाम अनुकूल ना मिले। तो उसकी वजह से आप वो तो कहने के लिए तैयार भी होंगे, देखिए मैंने तो कहा था और इसी वजह से आप वहां से अपनी सीट को गवा बैठे। तो दोहरी चुनौती ये आपके लिए ज्यादा परेशानी नहीं खड़ी करेगी संगठन के अंदर भी और सामने से जो अगर मैं इन दलों की बात करूं, चलिए कांग्रेस के अलावा अगर दलों की बात करूं तो भी। देखिए प्रभात जी, जहां तक अभी श्याम जी भी कह रहे थे, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं कि साहब बीजेपी में संगठन और सत्ता में समन्वय दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा पिछले कुछ दिनों में लगातार आप देखिए संगठन और सत्ता के समन्वय की बात देखिए कि चाहे इन जिन चुनाव की विधानसभा में उपचुनाव है उनकी बैठक ली गई हो, इसके अलावा विजय राठौर जी, विनय सहस्त्रबुद्धे हो, चाहे इसके अलावा वी संतोष जी आए थे, इसके अलावा और भी कई बैठक हुई थी, या लोकसभा चुनाव के बाद की हाल समीक्षा बैठक हुई थी, सब में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों लगातार बैठकों में उपस्थित रहे थे। वो एक अलग बात है कि किसी कारण किसी दिन उनकी उपस्थिति, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम पहले से भी लगे होते हैं, तो इस कारण से। और जहां तक वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाले कार्यक्रम की बात है, तो उस दिन उनका कार्यक्रम धौलपुर में पहले से ही लगा हुआ था, शिक्षा संगठन का एक शिक्षा संघ का कार्यक्रम पहले से लगा हुआ था। जहां तक दूसरी बात है कि चुनाव, आपने कहा कि 84 का चुनाव हो चाहे 76 का चुनाव हो, चुनाव हम तो भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, अपने बल पर लड़ेगी और लड़ने के लिए पूरी तैयारी है। दिक्कत सोचने का विषय कांग्रेस को है कि यहाँ वो किसके दम पर लड़ेगी, किसके कंधे पर बैठ के लड़ेगी, खुद लड़ेगी या कंधे पर किसी को बैठाएगी, या वो परिस्थिति होगी जो ध्यान होगा। अभी लोकतांत्रिक बात कर रहे थे और इस तरीके पार्टियां तोड़ने की बात कर रहे थे। मैं छोटा सा एक उदाहरण याद दिलाऊंगा करणवीर जी को कि जब आप पार्टी चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, इन्होंने सरेंडर किया था, उन्होंने एक भी सीट पर सरेंडर नहीं किया और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक वक्तव्य दिया था, खुद इनके प्रदेश अध्यक्ष जी गोविंद डोटासरा ने कहा था कि कांग्रेस के लोग हाथ का प्रचार नहीं करें, हाथ पर वोट नहीं दें और बाप का समर्थन करें। तो लोग इनके तो खुद के प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी को तोड़ने की बात करते हैं और आप अनुशासनहीनता करते हैं और ये अलोकतांत्रिक बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं। तो अब संविधान के नाम पर तो आपको आपातकाल को याद करना चाहिए करणवीर जी, किस तरीके से आपने देश के संग संविधान के संग किया, किस तरीके से देश ने आप कहां पहुंचाया। सिख नरसंहार को याद करो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार परिषद आपने जबरदस्ती मनमोहन सिंह जी के ऊपर 10 साल थोपी रखी, रिमोट से उनको प्रधानमंत्री बनाया। वर्तमान में आ जाइए, वर्तमान में शैलेश जी, कब तक आप कांग्रेस के आपको इतिहास से डर लगता है क्योंकि आपका डर नहीं लगता। सवाल और करता आपका इतिहास इतना कलंकित है। शैलेश जी, जब आपके 10 साल की बात करते हैं आपको 70 साल याद आने लगते हैं। करण जी आपसे सवाल करना चाह रहा हूं मैं। जी शैलेश जी आपके सवाल को जोड़ते हुए करण जी से मेरा सवाल, क्योंकि समय कम है। अब करण जी, एक इनके सवाल का तो आप जवाब दे ही दीजिएगा, लेकिन क्या आपके बड़े बड़े दिग्गज जो थे ना वो लोकसभा चुनाव में आपका साथ छोड़कर चले गए थे? अगर चारों तरफ राजस्थान में आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको ऐसे दिग्गज नजर आएंगे जिन्होंने कांग्रेस के बल पर बहुत अच्छा वहां पर मुकाम हासिल किया और कांग्रेस के टिकट पर जीतकर उन्होंने कांग्रेस को भी काफी वहां पर उन लोगों के बीच तक पहुंचाया। क्या लग रहा है कि इस बार आपको उन लोगों तक वापस देखने की जरूरत पड़ेगी जो किसी ना किसी कारण से, चाहे कोई भी कारण हो सकता है, टिकट नहीं मिलना भी हो सकता है और नाराजगी भी हो सकती है अपने नेताओं से जो छोड़कर चले गए थे, क्या इस बार उपचुनाव में उनकी तरफ देखती हुई नजर आ रही है कांग्रेस? वापस संविधान हित की बात करने वाले, महंगाई, बेरोजगारी, महिला, दलित, किसान, आदिवासी की बात करने वाले सभी दलों के साथ कांग्रेस पार्टी संवाद करेगी और उनके साथ संवाद करती रहेगी। आपका पार्टी की नहीं कह रहा, मैं उन लोगों की कह रहा हूं जो उन लोगों से भी मैं क्या कह रहा हूं आपको, जो संविधान हितैषी है, जो दलित हितैषी है, आदिवासी की हित की बात करने वाले हैं, किसान नौजवान की हित की बात करने वाले हैं, उन सभी लोगों से कांग्रेस पार्टी संवाद बनाए रखेगी, बातचीत करती रहेगी, उनके मुद्दों से उनकी राय को जानती रहेगी। पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी का अपमान किया है, दलित का अपमान किया है, दलित का अपमान अभी आपने मेरे सवाल पर रहिएगा प्लीज। वो नहीं, बिल्कुल आपके सवाल पे आ रहा हूं। जहां उपचुनाव होने वाले हैं, चाहे आप 84 की बात कर लीजिए, देवली की बात कर लीजिए या दौसा की बात कर लीजिए, यहाँ आने वाली आदिवासी व दलित लोग जरूर इस बात को जानेंगे कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उनके डीएनए तक की बात कर रही है, उनके मंत्री बेतुके बयान दे रहे हैं, वो
सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई पदाधिकारी आकर उस पर स्पष्टीकरण नहीं देता है। स्वयं आप देखिए आप इस इस्तीफे को, किरोड़ीलाल मीणा जी के इस्तीफे को आप इससे भी आदिवासी विरोधी बात करने से भी जोड़ के देख सकते हैं। किसान विरोधी बात भी लगातार इन्होंने बात की है। आप इनका खामियाजा खींवसर और झुंझुनू में भी भुगतना पड़ेगा इनको। चलिए, जो जनता ये तय करेगी कि किसके इस्तीफे को या किसकी बात को, किसके बयान को किस नजरिए से देखती है, लेकिन ये बात तय है कि उपचुनाव दोनों दलों के लिए एक तरह से चुनौती है। कांग्रेस के लिए इस मायने में चुनौती है क्योंकि केंद्र में अभी हाल ही में बीजेपी ने अपनी हैट्रिक बनाई है, और अगर हम बीजेपी के मायने से बात करें तो बीजेपी इन 5 सीटों पर नहीं थी। उसे, क्योंकि बीजेपी की सरकार राजस्थान में है, तो उसका असर दिखाते हुए इन 5 सीटों को जीतना है। खैर, मुद्दे क्या आएंगे, तारीख का ऐलान अभी बाकी है, लेकिन तारीख के ऐलान से पहले ही जिस तरह की भागदौड़ और जिस तरह की हलचल, वहां पर नेताओं की जो भीड़, मंत्री स्तर तक के लोगों की जो भीड़ वहां पर उन सीटों पर भेजी गई है, ये तय करती है, ये दिखाती है कि इन 5 सीटों को लेकर दोनों राजनीतिक दल, दोनों नहीं, अगर हम सभी राजनीतिक दलों की बात करें और दोनों बाकी 2 दलों की बात करें, तो ये सभी दल कितने गंभीर नजर आ रहे हैं। लेकिन ये गंभीरता अभी जीत के किस परिणाम के साथ उनको वहां पर स्थापित करती है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ खास खबर में जुड़ने के लिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार।